Assalamu alaikum. This is Veena Jabran from Guidance Expert Institute by BJ Officials. I am EC specialist, ELT specialist, parent and teacher counselor, master's trainer, author and consultant. I have developed number of books for early childhood education, and I am giving my services since last 25 years in the field of education. Today, the topic for the training is classroom management techniques. और जो हमारे participants हैं, माशाल्लाह, they all are very much experienced. When I have received your introductions in the group, so I came to know कि यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त कोई 10 साल के तजर्बाकार टीचर्स मौजूद हैं, 15 साल के, 11 साल के, 12 साल के, मीन्स नंबर ऑफ टीचर्स आर देयर जिनका मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स और मुख्तलिफ एरियाज में उनकी एक्सपर्टीज है। तो आज की ये ट्रेनिंग लेने के लिए हम इसलिए नहीं बैठे कि मैं आपको सिखाऊंगी, बल्कि हम इसलिए ट्रेनिंग लेने बैठे हैं कि जो भी कुछ हमारी लर्निंग्स हैं, जो भी हमारी एक्सपर्टीज है और जो भी हमने प्रैक्टिकली अपनी क्लासेस में किया है, उसको, उन टेक्निक्स को आज हम सीखेंगे, रिव्यू करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे। ठीक है, हम जो ट्रेनिंग में इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि उन चीजों को हाईलाइट करें जो मेनली क्लासरूम मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं मेनली अपनी स्लाइड की तरफ। हमारी वर्कशॉप्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। टू नो द डेफिनेशन ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टू लर्न प्रैक्टिकल टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग लर्नर्स पॉजिटिवली, to know some examples of disruptive behaviors and how to deal with them. तो आप जब इंटरनेट पे सर्च करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी नंबर ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट डेफिनेशंस यू विल फाइंड ओवर देयर, बट आपकी अपनी क्या डेफिनेशन है, आप क्या सोचते हैं, आपकी नजर में क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने भी डेफिनेटली एक तवील अरसे की जो आपकी एक्सपीरियंस है, चाहे वो 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो या उससे कई ज्यादा सालों का हो, डेफिनेटली आपका एक पर्सपेक्टिव बन चुका होगा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्लासरूम मैनेज कैसे होती है। और हर टीचर का जो क्लासरूम मैनेज करने का तरीकेकार है वो दूसरे से वेरी करता है, वो दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, टू लर्न प्रैक्टिकल टेक्निक्स, और आज हम इंशाअल्लाह ताला ये भी सीखेंगे कि प्रैक्टिकल टेक्निक्स क्या है। ठीक है, एक हम मोटिवेशनल स्पीक तो कर लेंगे, मैं भी कर लूंगी, आप भी कर लेंगी, कि वो क्या चीजें, वो कौन से तरीकेकार हैं, हमें कैसे अपनी क्लास रखनी चाहिए, बट मेनली उन टेक्निक्स को बेसिकली लर्न करने की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है, उनको हाईलाइट करने की जरूरत है। क्लासरूम मैनेजमेंट के जो मेन टारगेट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, प्रैक्टिकल एरियाज हैं, वो क्या हैं और वो किस तरह अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 3, हम आज थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, हम थोड़ी बहुत बात करेंगे डिसरप्टिव बिहेवियर्स पे, जिनकी वजह से मैक्सिमम होता क्या है कि क्लासरूम डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, टीचर का लेसन डिस्टर्ब हो जाता है, और हमारी प्लानिंग जो हम पूरी सोच कर आए हुए होते हैं वो प्लानिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है सारी। तो वैसे तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, बट here I have tried to simplify and manage few things. Effective classroom management is necessary for all teachers and facilitators. Classroom management involves all aspects of what is going on in the classroom, which is very important कि क्लास में चल क्या रहा है, क्लासरूम में पढ़ाया किस तरह से, क्या पढ़ाया जा रहा है, टीचर का डिलीवरी का स्टाइल क्या है, टीचर का इंटरैक्शन कितना है।
ठीक है, क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए एक लर्निंग एनवायरनमेंट है या नहीं है। तो ये चंद एक चीजें हैं जिन पर क्लासरूम जो है इफेक्टिवली मैनेज की जा सकती है अगर इन सवालात के जवाबात हमारे पास मौजूद हो। मैनेजमेंट को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो मैनेजमेंट क्या है? इट इज सिंपली टू मैनेज द बिहेवियर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ ह्यूमंस। अगर हम और ऊपर जाएं, अगर हम किसी कंपनी लेवल पर या किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर चेक करें तो वहां पर भी सेम यही स्ट्रैटेजीज यूज हो रही होती हैं जो कि एक टीचर अपनी क्लास में क्लासरूम को मैनेज करने के लिए करती हैं। Classroom management refer to wide variety of skills and techniques that teachers use to keep students organized, orderly, focused, attentive, on task, and academically productive during a class. So this is the very simple definition of classroom management. ठीक है, जिसमें टीचर की पूरी तवज्जो और कोशिश ये होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज्ड रखें, ऑर्डर में रखें, टास्क पे रखें, फोकस्ड रखें, अटेंटिव रखें और साथ ही साथ एकेडमिकली प्रोडक्टिव रखें ड्यूरिंग द होल क्लास। गेटिंग माई पॉइंट कि पूरी क्लास के दौरान, यानी वो जो 30 मिनट्स 40 मिनट्स 45 मिनट्स की आपकी क्लास है उसमें आपके स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूसली इंगेज्ड होने चाहिए, उनकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी आप यूज करने जाएंगी, ऐसी क्या स्ट्रैटेजी आप यूज करेंगी कि आपके पूरे 40 मिनट्स जो है वो अवेल हो जाए और आपका जो टारगेट है वो आपको जबरदस्त अंदाज में अचीव हो जाए। एज वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली के इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर। हमने पहले भी डिस्कस किया कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट जो है वो बिहेवियर को मैनेज करने का नाम है। इन एक्चुअल व्हाट वी हैव टू डू, आप अगर फॉर एग्जांपल हम घर की भी मिसाल लें तो घर में अगर 5 लोग रह रहे हैं या 6 लोग रह रहे हैं तो हर किसी का मिजाज जो है वो अलग अलग होता है। तो जो भी कोई फैमिली हेड होता है, यानी अगर हम उसको उस वक्त उसको टीचर रख लें, जो भी फैमिली हेड होता है, जरूरी नहीं कि वो फैमिली हेड जो है वो उम्र में बड़ा ही हो, वो कोई छोटा भी हो सकता है। वो पर्सन जो पूरे घर को मैनेज कर रहा है तो उस पर्सन को सबके बिहेवियर्स को मैनेज करना लाजमी है, वरना it is not possible to run a home even. Are you getting my point? ठीक है, so it is very necessary for the teachers to learn how to manage the behaviors of their students. So here are few of the benefits. इससे पहले कि हम उन टेक्निक्स की तरफ जाएं तो हम यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो कौन से मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट जो है उसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो लर्नर्स जो है, जब अगर आपकी क्लासरूम मैनेज है तो लर्नर्स विल फील safe and secure in the environment. They will feel totally safe and totally secure in the environment, and they will learn happily. Being happy and making happy is very important for the teachers and for the students as well. तो टीचर को इस चीज का ख्याल रखना है। अगर आपकी क्लासरूम मैनेज्ड है तो इट विल सेव योर टाइम एंड एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ठीक है, अब जो टाइम है इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स अबाउट स्मार्ट वर्क। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हम हार्ड वर्क करें या स्मार्ट वर्क करें। ठीक है, तो आप स्मार्टली हार्ड वर्क करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं, अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और अपनी एफर्ट्स को भी कंसाइज करके करने के बावजूद आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, राइट? It is easier to engage if your classroom is managed, so it is easier to engage students and get them on task. Understand?
कि अगर आपका क्लासरूम मैनेज्ड है तो आप अपने स्टूडेंट्स को ऑन टास्क बहुत आसानी से रख सकते हैं, उसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस लगानी नहीं पड़ेगी। आई होप यहाँ पर सबको क्लियर है तमाम पॉइंट्स। सो वी आर मूविंग ऑन। टेक्निक्स ऑफ अचीविंग गुड क्लास मैनेजमेंट। Here are some points जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में भी, और फिल वक्त वन बाय वन हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। राइट, नंबर वन इज योर बॉडी लैंग्वेज। above all your body language is very important। वो कैसे? वो ऐसे कि आप सारा दिन तो बड़े, आप हंसी खुशी, घर में आपने कोई इवेंट था, आपने जो है ना घर में आप बड़े थक गए, बट व्हेन यू केम इनटू द क्लासरूम you again provided your student with a healthy smile, with healthy learning। और आपकी ये बॉडी लैंग्वेज जो है ना, आपका हाथ चला के बात करना, आपकी आंखें तक बोले, आप भले आपके अल्फाज जुबान से अदा हो या ना हो, लेकिन आपकी आंखें, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस, आपकी हाथ, आपकी पूरी बॉडी जो है वो इस बात की गवाही दे रही होगी कि आप फुल्ली इंगेज्ड है अपने स्टूडेंट्स के साथ। As a teacher, if you want your students to be engaged with you, so it is very important for you as well, being a teacher, that you should also be engaged with your students। आपका mind भी कहीं इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। Understand? So this is the very first and very important part of classroom management। So the second point is setting rules। Until and unless there are no rules, you can't run your classroom, not even as your kitchen as well। You can't even run your kitchen if there are no rules, right? So it is very simple। For anything that you have to do, you have to set few rules। तो ये आपको जब आप रूल सेट कर लेंगे, और वो आप रूल्स जो है बच्चों के साथ ही बैठ के सेट करेंगे, तो जबरदस्त बात हो जाएगी। So the third is offer praise and incentives। It is very important for you as a teacher कि आप अपने बच्चों को प्रेज करें, अपने स्टूडेंट्स को प्रेज करें, उनको इंसेंटिव्स दें। अच्छा, प्रेज शुड बी वर्बल, राइट? और इंसेंटिव्स क्या हो, किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। इंसेंटिव जो है वो किसी किस्म के कोई काम हो सकते हैं, उनको वो फील कराइए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्हें मिली है, दैट इज इंसेंटिव फॉर व्हाट दे डिड, हाउ दे परफॉर्म्ड। ठीक है, तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को मटीरियलिस्टिक ना बनाइए, उनको हर बात पे तोहफे ना दें। कभी कभी आप बच्चों की किसी भी कोई भी बात जो है उसको इमीडिएटली मान सकते हैं एज ए टीचर, कि हाँ ठीक है, आपको इसके साइड इफेक्ट्स भी पता है, आपको पता है ये मैं किसी ना किसी तरह हैंडल कर ही लूंगी, मैनेज हो ही जाएगा। लेकिन कभी कभी अगर बच्चे आपसे किसी किस्म की कोई बात कर रहे हैं, कोई आपके साथ कोई कंसर्न शो कर रहे हैं जिसमें उनको इमीडिएटली कोई रिस्पॉन्स चाहिए, तो वहां आप बच्चों को जबरदस्ती सब्र भी करवा सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग। तो जबरदस्ती सब्र करवाना भी जरूरी है sometime, because we need to train them to learn what are patience and how to keep patience। Understand? The next is good lesson plan, and those few minutes those are left, right? तो आपका लेसन प्लान इतना इंगेजिंग, इतना इंटरेस्टिंग, इतना मोटिवेटिंग होना चाहिए कि आपके बच्चे आपको सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, इन्वॉल्व हो, आपको रिस्पॉन्स करते जाएं, उनको इतना मजा आए कि आप वो चाहे ही ना कि ये लेसन जो है, ये पीरियड हमारा एंड अप हो। ठीक है, और किसी भी लेसन प्लान के, किसी भी यूनिट के वो जो फ्यू मिनट्स होते हैं, जो लास्ट के होते हैं, जो एंडिंग मिनट्स होते हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल मिनट्स। सो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कितना अच्छा ऑर्गेनाइज करना है, वो आपको मैनेज करना सीखना होगा, जो कि हम आगे टेक्निक्स में सीखेंगे।
कंट्रोल क्लास एनर्जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे किसी वजह से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और क्लास में एक लंबी चौड़ी एनर्जी आ गई है, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, कोई फनी बात हो गई है और हंसना शुरू हो गए हैं, तो उस एनर्जी को कंट्रोल करना आपका काम है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि बच्चों को हम टॉन्ट करें, बच्चों को हम इरिटेट करें, उनको बुली करें, बल्कि किसी बहुत ही अच्छे अंदाज में उनकी एनर्जी को कंट्रोल करके क्या करें। जब किसी एनर्जी को कंट्रोल करना होता है तो क्या करते हैं हम, ऑटोमेटिकली उस एनर्जी को कहीं और डाइवर्ट करना है। ठीक है, एनर्जी को खत्म नहीं करना, क्योंकि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती। एनर्जी का रूल है, उसूल है कि वो मूव करती रहती है किसी भी सूरत में। इट्स अ साइंटिफिक रूल, right? So what you have to do is you have to control your class energy. Frontal teaching and group dynamics. This is about how you have to face your students. ठीक है, किस तरह आप फेस कर रहे हैं, बच्चे आपको कैसे फेस कर रहे हैं, बच्चे बैठे किस तरह से हैं, क्लासरूम का सिटिंग अरेंजमेंट या सिटिंग ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है। learner involvement in activities. So this is what learner involvement in activities means: how good, how effective, how attractive the activities has been designed, in which students are too much involved and engaged and on task कि उनको हिलना ही नहीं है वहां से, उनको कुछ सोचना ही नहीं है, उनके पास डिस्ट्रैक्शन आ रही है but still they don't want to get distracted by that outer energy. ठीक है, तो ये एक टीचर पे डिपेंड करता है कि उसने जो एक्टिविटी प्लान की है वो तो बहुत अच्छी कर ली, लेकिन उसकी कंडक्शन इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन द प्लानिंग, बिकॉज टीचर पुट्स द एनर्जी इन द वर्ड्स। टीचर स्टूडेंट्स रैपिड, आप सारी चीजें कर लें, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी हो आपकी, क्लास भी, रूल्स भी बड़े अच्छे सेट हो गए हो, आपने बच्चों को प्रेज भी बड़ा सारा कर लिया, हर चीज आपकी अप टू द मार्क हो, लेकिन आपका जो स्टूडेंट के साथ रैपिड है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। बच्चे आपको पसंद नहीं करते, या तो बच्चे आपकी ऊंची आवाज को पसंद नहीं करते, या कभी कभी आप एंग्रीली बच्चों को डांट देती हैं, शायद बच्चों को वो पसंद नहीं आता, या आपका बात करने का अंदाज बच्चों को पसंद नहीं है, तो ये आपको उनके साथ एक रैपिड बिल्डअप करना होगा। ठीक है, आप हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, आप पर्सनली भी बहुत अच्छी टीचर हो, आप अपेरेंटली भी बहुत अच्छे टीचर हो, लेकिन स्टूडेंट्स आपके साथ बाउंडिंग नहीं कर पा रहे, उसकी क्या वजह है, उसको आपको खुद ही अपने अंदर से जॉट डाउन करना होगा, अपने अंदर से उसको थोड़ा सा उस पर वर्कआउट करना होगा कि मेरे अंदर क्या ऐसी वीकनेसेस है कि मेरा रैपट अच्छा नहीं हो पा रहा। और आप देखें इस बात के लिए ये कि ये एग्जाम्पलरी बात नहीं है, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि वो टीचर जिनका स्टूडेंट्स के साथ रैपट बड़ा सारा अच्छा होता है, they can get more targets, like they can get more energy from the students. वो स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा रैपिड क्रिएट करके उनके अंदर से बड़े बहुत सारी स्किल्स उनकी निकाल के उसको पॉलिश कर देते हैं। तो this is what the teacher has to learn. Classroom setting is very important. कहाँ बुक्स रखी हैं, कहाँ शेल्फ्स रखे हैं, टेबल चेयर किस तरह के हैं, इसमें एज अप्रोप्रिएट फर्नीचर का ख्याल रखना, एज अप्रोप्रिएट ब्लैक बोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड, वॉट एवर द बोर्ड्स आर, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, शेल्फ्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्लास 1 और 2 के स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, और आप उनको बड़े बड़े डेस्क पे बिठा देते हैं, बेचारे ऊपर चढ़ेंगे कैसे और नीचे उतरेंगे कैसे। ठीक है, बच्चों के जो बैग्स हैं वो 7 क्लास के, वो इतने बड़े बड़े बैग्स हैं, और आपने जो शेल्फ क्लासरूम के अंदर रखे हुए वो बड़े कोई छोटे से मुन्ने से 2 क्लास के 1 क्लास के निकले थे, आपने उठा के वहां सेट कर दिए। तो ये इस तरह का निपटाने वाला जो काम है ना, इससे हमें परहेज करना होगा बहुत ज्यादा, अगर हमको अपना क्लासरूम जो है वो परफेक्टली मैनेज करना है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉजिटिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पॉजिटिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर क्या होता है, जहां सब बच्चे क्या हो, खुश हो, हैप्पी। A happy classroom is a positive classroom. हैप्पी क्लासरूम क्या होती है,
जहां पर बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करना आसान समझता है, जहां पर बच्चा बातें करना आसान समझता है, जहां पर बच्चा दोस्ती करना आसान समझता है, वो एक पॉजिटिव क्लासरूम होता है। ठीक है। हम स्कूल को और क्लासरूम के सबसे बुरा उस वक्त बना देते हैं जब हम बच्चे को बातें करने से मना कर देते हैं कि नहीं बातें नहीं करो, दोस्त मत बनाओ, और घूमो फिरो भी नहीं, कुछ ना करो। ठीक है। तो हम जब इस तरह का कोई जनरल रूल ले आते हैं तो वो फिर क्लासरूम क्लासरूम नहीं रहता है, वो कुछ और बन जाता है। तो वो बच्चे उसको अपने आप को एक प्रिजनर जो है वो महसूस करते हैं। तो हम डेफिनेटली हम ये नहीं चाहते, तो हमें इन टेक्निक्स को फॉलो करने के लिए कोशिश करते हैं कि इनको अप्लाई करें अपनी क्लासेस में। जी। नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज एंड फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज वो है कि आप जो अपने हाथों से, अपनी आंखों से, अपनी जुबान से, अपने जेस्चर्स से, अपनी ऑडिबल वॉइस से बच्चों को मतलब वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, कितना आप पेस देते हैं स्टूडेंट्स को, कितना पॉजिटिव पेस आप स्टूडेंट्स को देते हैं कि बच्चे आपके करीब आने से खौफजदा ना हो। ठीक है। उनको ये ना लगे कि ये कोई बहुत ही हॉरिबल किस्म की टीचर है। Understand? So this is what, because your facial expressions, your gestures, your body motion, your audible voice, everything matters. Even आपका स्माइल करना मैटर करता है, आप आंख नीचे से ऊपर उठाते हैं वो मैटर करता है, आप हाथ को ऊपर नीचे मूव करते हैं, आगे पीछे की तरफ मूव करते हैं, वो मैटर करता है। तो द टीचर, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर इम्पोर्टेंस, कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं और आपकी हर बात कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी वैलिड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका जो वॉइस टोन है, फिर आपकी बात करने की जो स्पीड है, आपकी जो स्पीच है, आपका आई कांटेक्ट है, everything matters, everything is important. So whenever you are in the classroom, what you have to do mainly, you have to show that you are relaxed, you are happy with the students, and you want to make them learn. ठीक है। तो आप जब भी देखें, जो हम आप लोग सब ड्रामास देखते होंगे, मूवीज देखते होंगे, क्या देखा उसके अंदर मेन चीज क्या होती है? सारे के सारे किरदार मेरे और आपके जैसे ही तो होते हैं। ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं? वो एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, उन्होंने अपने ऊपर एक खोल चढ़ाया हुआ होता है। कोई खातून जो है वो मदर का रोल प्ले कर रही होती है, कोई वाइफ का रोल प्ले कर रही होती है, कोई जो है वो बेटी का रोल प्ले कर रही होती है। और फिर इसी के साथ साथ उनके सारे इमोशंस भी कनेक्टेड है। वो खुश भी होकर दिखाती हैं, वो उदास भी होकर दिखाती हैं। तो जरूरी तो नहीं कि सारे आर्टिस्ट जो है वो उसी के अंदर जो वो प्रेजेंट कर रहे हो वैसा ही फील कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। वो हो सकता है वो नेचुरली या किसी वजह से वो सैड हो, बट आज उनको बहुत ही खुश मिजाजी वाला कोई रोल प्ले करना है, तो उनको क्या करना होगा? दे हैव टू एक्ट। सो डेफिनेटली सिमिलरली you also have to act, because you are a teacher and you are playing your role. आप एक मदर हैं, आप एक बेटी हैं, आप एक बहन है, एक बीवी है, बट लेकिन स्कूल के अंदर आप एक टीचर हैं। तो आपको टीचर का रोल प्ले करना है। टीचर का रोल प्ले करने के लिए आपने एक लिबादा ओढ़ना है, जिसके अंदर यू हैव टू शो योर सेल्फ हैप्पी, रिलैक्स, फर्म एंड फ्रेंडली। Understand? So keep this in your mind, that body language is very, very important and it really matters. Setting rules and routines. See, it is so interesting. आप खुद सोच के मुझे बताएं कि क्या पॉसिबल है कि कोई भी चीज बगैर रूल और रूटीन्स के सेट हो जाए? अच्छा, सब छोड़ें, हम सब खवातीन हैं यहाँ पे। हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ब्लीच क्रीम यूज करते हैं, या हम कोई क्रीम यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? उस बॉक्स के ऊपर से
हम उसकी सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, और फिर उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो उसके रूल्स भी लिखे हुए होते हैं कि आपने पहले अपना चेहरा साफ करना है, फिर क्रीम अप्लाई करनी है, फिर वाइप करनी है, वॉट एवर द स्टेप्स आर। ठीक है, तो रूल्स के बगैर तो एक डब्बा भी मार्केट में नहीं बिक सकता, एक डब्बा। ठीक है, तो हम क्लासरूम को बगैर रूल्स के कैसे चलाने का तसव्वुर कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लासरूम के रूल्स बच्चों के साथ बैठ के सेट कर ले। ठीक है, उनमें से चंद एक यहाँ मैंने लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। फॉलो डायरेक्शंस क्विकली, और इन रूल्स को सेट करने से जो फायदे होंगे वो बेसिकली यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं। ये देख सकते हैं आप कि आप जब रूल सेट हो जाएंगे तो वो डायरेक्शंस क्विक हो जाती है, किसी भी काम की डायरेक्शन क्विक हो जाएगी। ठीक है, रेज योर हैंड फॉर परमिशन टू स्पीक। आप मतलब बच्चों को पता है हमें अगर कुछ कहना है तो हमें हाथ उठाना है। ठीक है, अगर हमें किसी बात की परमिशन लेनी है, सीट से उठना है, तो हमें अपना हैंड रेज करना है। ठीक है, हमें किसी भी किस्म की कोई चॉइसेस करनी है या जो भी है, तो क्लासरूम के रूल्स के अंदर रहते हुए करना है। ठीक है, देन कम्स कीप योर डियर टीचर हैप्पी। बच्चों को ये रूल सिखाएं कि वो आपको भी खुश रखें, बिकॉज यू आर मेकिंग सो मैनी एफर्ट्स टू मेक देम हैप्पी। अच्छा, अब आपको खुश कैसे रखें बच्चे? आपको खुश ऐसे नहीं रखेंगे बच्चे कि आपके लिए रोजाना फूल लेकर आए, रोजाना कोई तोहफा लेकर आए, रोजाना आपको अपने लंच में से कोई जो है कैंडी आपको खिला दे। सो दिस इज नॉट द वे टू मेक यू हैप्पी। आप उन्हें बताएं कि आप खुश कैसे होती हैं। आप कैसे खुश होंगी? आप बच्चों के प्रॉपर होमवर्क से खुश होंगी, आप बच्चों के क्लीन आने से खुश होंगी, आप बच्चों के अपडेटेड होने से खुश होंगी। ठीक है, अब बच्चे अगर क्लासरूम में परफॉर्म करेंगे तो आप खुश होंगी। सो यू हैव टू सेट दीज रूल्स एंड देन यू हैव टू टेल योर स्टूडेंट्स दैट दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड दे हैव टू कीप यू हैप्पी। एंड यू आपने एक्सप्लेन कर दिया होगा कि आप अपने बच्चों से खुश कैसे होंगी। Number 3, offer praise and give incentives. As we have discussed before कि तोहफे देना, तोहफा देना बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी है। ठीक है, एक दूसरे को देना सुन्नत भी यही कहती है, तारीफ करना भी, और स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Praising learners or giving them incentives when they do good thing mean that you expect them to do this behavior more and more. ठीक है, हम यही बताना चाहते हैं ना बच्चों को, जब हम उनकी तारीफ करते हैं तो कि जो कुछ उन्होंने किया है वो करते रहे, कंटिन्यूएशन में रखें। When students misbehave, use verbal punishment with words of disappointment that lead them to behave well in the future. Avoid using physical punishment. अगर आपको बच्चे ने कोई बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव कर दिया है तो उसको वर्बली पनिश करें। ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको आइसोलेट कर दें, या आप उससे थोड़ा सा नाराजगी का इजहार करें कि मैं तो आपको बहुत ही अच्छा समझती थी, आपने तो यू जस्ट ब्रेक माई हार्ट। ठीक है, बच्चे को बताएं, कनेक्ट करें, बच्चे को अल्लाह ताला से कनेक्ट करें। आपने ये किया है, ये तो अल्लाह ताला तो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होते। ठीक है, तो कनेक्टेड विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड देन टेल देम कि अल्लाह ताला कैसे खुश होते हैं। बच्चों को किसी भी किस्म की फिजिकल या कॉर्पोरल पनिशमेंट से हद बिल्कुल ना गुजारें, चाहे वो कितना ही मिसबिहेविंग बच्चा क्यों ना हो, उसको मारेंगे। ठीक है, आपको इंसेंटिव्स देने हैं, आप बच्चों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, उन्हें बता दें कि आप जो है फला सब्जेक्ट के इंचार्ज हैं, या आप जो है फला एरिया के इंचार्ज हैं। आप देखिए, हम अपना काम खुद क्यों कम नहीं कर सकते? टीचर को चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम कर दे, डिवाइड कर दे स्टूडेंट्स में। क्लासरूम के अंदर अगर ऑब्जर्व करें तो बहुत सारे बच्चे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मास्टर होते हैं, मतलब बड़े शौक से पढ़ते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, और होमवर्क भी बड़ा परफेक्ट करके लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बच्चा उर्दू में बेस्ट है, उसको बड़ा मजा आता है उर्दू की कहानियां पढ़ने में, सुनाने में, असबाक पढ़ने में। ठीक है, और उर्दू का काम करने में, उसकी उर्दू की लिखाई भी बड़ी अच्छी है। तो बस
क्या क्यों जरूरी है कि वो स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट ही बना रहे? ठीक है, उसको उर्दू सब्जेक्ट का इंचार्ज आप अपनी क्लास में बना दें, व्हाट्स द बिग प्रॉब्लम? आपकी हेल्प होगी। उन बच्चों को टेक ऑफ करे, वो सॉरी, उन बच्चों को कवर करे जो उर्दू में वीक है। ठीक है, उनके साथ किसी दिन किसी के साथ, किसी दिन किसी, आप जरा सी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर तो देखें, एंड यू विल फाइंड मिरेकल्स इन योर क्लासरूम. Some student, those who are good in English, just make them the in charge for spoken English, for written English, for reading English. तो आप देखिएगा आपकी क्लास में इंग्लिश ही इंग्लिश होगा. जो बच्चे मैथ्स में अच्छे थे उनको मैथ्स के इंचार्जेस बना दें. ठीक है, और फिर वो फर्दन फर्दन तमाम बच्चों के साथ बैठ अपना भी काम जब वो कंप्लीट कर ले तो उनको दूसरों को हेल्प आउट करें. इस तरह एक सोशल होने की फिजा जो है वो कायम होगी. एक दूसरे का केयर करना, अपनी नॉलेज को शेयर करना, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो इस एक एक्टिविटी से या एक आप स्टेप से अचीव कर सकते हैं. ठीक है. नंबर 4, अ गुड लेसन प्लान. ठीक है, लेसन प्लान जी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. अब वो कैसे इंपॉर्टेंट होता है इसको आप जरा सा समझने की कोशिश करें कि आपका लेसन प्लान जो है वो 3 तरह के स्टूडेंट्स को केटर कर रहा हो. आपके जो एक्सटेंसिव स्टूडेंट्स होते हैं, फिर आपके एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, फिर होते हैं आपके बिलो एवरेज स्टूडेंट्स. तो 3 तरह के आपके स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में. लेकिन आपका प्लान ऐसा होना चाहिए जो तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इंगेज करके रखे. ठीक है, उसमें कुछ एक्सटेंसिव टास्क भी हो, उसमें कुछ सिंपल टास्क भी हो. अच्छा, अब पूरा का पूरा लेसन प्लान जो आपका डेली का होता है उसमें चंद एक चीजें हैं जो फॉर्मेट में अभी वर्बली आपको बता देती हूँ, आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर लें. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको पता हो कि टॉपिक क्या है, आपके टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को आपने अचीव कौन से उस उन ऑब्जेक्टिव में कौन से SLOs को अचीव करना है, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को. ठीक है, फिर उसके बाद आपने लिखना है मोटिवेशन क्या डालेंगे आपकी उस टॉपिक की जो आपने आज पढ़ाना है. ठीक है, मोटिवेशन क्या होती है कि नॉन टू अननोन की तरफ जाना, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना, प्लस नॉलेज से उस तरफ जाना जिसके बच्चों को नॉलेज नहीं है. तो आप किस तरह बच्चों को मोटिवेट करेंगे? दुनिया का कोई भी इंडिविजुअल, मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो चाइल्ड हो या एडल्ट हो, वो उस वक्त तक आप उसको कुछ नहीं सिखा सकते जब तक वो खुद आपसे सीखना ना चाहे. ठीक है, तो उसको सिखाने के लिए आपको हर हाल में मोटिवेट करना लाजमी है, लाजमी करना होगा. ठीक है, फिर आपके प्लान के अंदर थोड़ा सा डिस्कशन टाइम हो, फिर आपके प्लान के अंदर राइटिंग टास्क हो, फिर आपके प्लान के अंदर लास्ट में रिव्यू टास्क हो, और फिर आप उसमें होमवर्क भी डालें. आपका 40 मिनट्स का यूनिट में से एक भी मिनट जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो 40 मिनट्स आप क्लास को नहीं दे रहे बल्कि स्टूडेंट्स आपको दे रहे हैं. तो वो वक्त जो है वो आपके पास बच्चों की अमानत है और आपको उन्हें कंप्लीटली देना है, रिटर्न देना है आपको. ठीक है, इज इट क्लियर? इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी सेशन में हाउ टू क्रिएट एंड डेवलप अ लेसन प्लान पे भी ट्रेनिंग रखेंगे, तो वो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इंशाल्लाह. कंट्रोल क्लासरूम एनर्जी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस भी की है कि हमें जो बच्चे एनर्जेटिक होते हैं. ठीक है, वो एनर्जेटिक कौन से बच्चे होते हैं? जो वक्त से पहले अपना काम भी कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, और कुछ बच्चे अटेंशन सीकर होते हैं. टू एक्टिवेट लर्नर्स टीचर प्ले एनर्जेटिक गेम्स. ठीक है, आप क्लासरूम में एनर्जेटिक गेम्स खेल सकते हैं उनकी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए और पॉजिटिव डाइवर्जन के लिए. देन द टीचर calm learners down by using settling activities like छोटी सी कोई स्टोरी सुना दी, कोई छोटी सी पोएम सुना दी, कोई छोटी सी ड्राइंग कर दी, कोई राइटिंग एक्टिविटी कर ली. नॉट इट इज नॉट फॉर ऑन डेली बेसिस, ये नहीं कि आप डेली बेसिस पे ये कराएं, आपका क्लास का टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा.
व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप अपनी क्लास के स्टार्टिंग में ऐसा कुछ टाइम रख लें, अगर आपको लग रहा है आज जो है बच्चे बहुत ज्यादा एनर्जाइज हुए हुए हैं, गर्मी बहुत हो कभी या लाइट चली जाए, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे ओवर हाइपर ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उनको उस वक्त कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ट्राई टू प्ले सम एनर्जेटिक काइंड ऑफ गेम्स विद देम। और आप कुछ भी कर सकते हैं, इट कैन बी वेरी सिंपल, आप बच्चों के साथ वो भी खेल सकते हैं। मतलब सिंपली आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, स्टैंड अप, सिट डाउन, क्लैप 5 टाइम, जंप 2 टाइम्स, काउंट फ्रॉम 1 till 5, इस तरह करके छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस दे एंड चेक देम हाउ दे आर डूइंग। और जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शंस चेंज करें तो उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी एंड देन दे विल इंशाल्लाह सेटल डाउन। आपको पता है साइकोलॉजी में वो जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टूडेंट्स हैं या एडल्ट्स हैं, कोई भी इंडिविजुअल्स हैं, उनको सजेस्ट किया जाता है कि वो फुटबॉल खेलें या वो बॉक्सिंग करें। क्यों करें? क्योंकि व्हेन दे प्ले फुटबॉल और व्हेन दे डू बॉक्सिंग और समथिंग लाइक दैट, तो उनकी सारी जो है एग्रेशन निकल जाती है। बच्चों के अंदर किस वक्त किस चीज का एग्रेशन चल रहा है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड वी कांट नो अबाउट इट। तो वो तो हम जब एक बाउंडिंग क्रिएट करते हैं तो ही समझ आता है। बट एनी हाउ, what you have to do is you have to control your class energy, right? Let's move on to the next slide. जी, तो we were talking about के frontal teaching और group dynamics। देखिए फ्रंटल टीचिंग क्या होती है? फ्रंटल टीचिंग वो होती है कि जब आप सारे के सारे स्टूडेंट से एक बात कर रहे हो, उनको कुछ बता रहे हो, ठीक है, एक लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, किसी एक्टिविटी की अनाउंसमेंट कर रहे हो, तो आपकी क्लासरूम की जो और वो है सेटिंग है वो कैसी होनी चाहिए? ये जो इस वक्त आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है। और कोशिश करें क्लासरूम का जो फर्नीचर है वो पोर्टेबल फर्नीचर हो, जो एरिया है वो पोर्टेबल के, जैसे ही जब दिल चाहे आपने उसको ग्रुप्स में कन्वर्ट कर लिया, जब जी चाहा आपने उसको इस तरह फ्रंटल टीचिंग के लिए अरेंज कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है। और इसके लिए भी बच्चों को यूज करें, दे आर वेरी हैप्पी टू हेल्प देयर टीचर, माय गॉड, दे आर वेरी हैप्पी, राइट। सो फ्रंटल टीचिंग क्या है? जिनमें when the teacher addresses the whole group who respond in union or one by one, ठीक है। तो इस तरह है। The time involved in active communication is limited. It is perhaps an attractive method for teaching because discipline in the classroom is very easy and the students are so quiet. ये बड़ा इजी तरीका कार होता है फ्रंटल टीचिंग में। आप देखेंगे जो हम थोड़ा और पीछे जाएं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो हम लोगों की क्लासेस तो ऐसी ही हुआ करती थी। फ्रंटल टीचिंग, टीचर सामने खड़ा है, लेक्चर दे रहा है, फिर रीडिंग हो रही है, वो रीडिंग कर रहा है और हम सुन रहे हैं, वो हमें एक्सप्लेन कर रहा है, हम सुन रहे हैं। मतलब वी गेट वेरी लेस टाइम टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, ठीक है। तो नाउ दैट द होल टेक्निक ऑफ टीचिंग हैज बीन चेंज, so this is very important for all the new teachers and for the experienced teacher जो 10-10, 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं और जो अभी टीचिंग की फील्ड में आए हैं, कि वो क्या करें, नई नई टेक्निक्स को सीखें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक फ्रंटल टीचिंग एक्सपीरियंस है जो आप कर सकते हैं अपनी क्लास में। एक है ग्रुप डायनामिक्स, जिसमें आप बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स, इट डिपेंड्स कि आपकी एक्टिविटी किस तरह की है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने 3 एक्टिविटीज करवानी है। एक्टिविटी ये नहीं कि आपने कोई बहुत ही बड़े पहाड़ तोड़वाने हैं बच्चों से, सिंपल बुक की कोई 3 एक्टिविटीज आपने करवानी है, ठीक है। आपका इंग्लिश का चैप्टर है, उसमें एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी आपने करवानी, ठीक है। आप 3 ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दें और उन हर ग्रुप में ख्याल रखें कि हर तरह का स्टूडेंट मौजूद हो, जिसमें एक रीडर भी हो, एक राइटर भी हो, और उसके अंदर एक जो है प्रेजेंटर भी हो, और एक जो है वो स्पीकर भी हो। तो उससे होगा ये कि बच्चे ग्रुप्स में बैठ के अपनी अपनी एक्टिविटी कर लेंगे और फिर उसके बाद आके प्रेजेंटेशन देंगे, और फिर इस तरह बाकी सारे बच्चों का भी काम हो जाएगा। मतलब जिसने एक्सरसाइज ए को प्रेजेंट किया है तो बी और सी जो है उसको सुनेंगे और परफॉर्म कर लेंगे। तो आपका काम, यानी सोचें आप 3 यूनिट्स का काम
आपका सिर्फ एक यूनिट में कवर हो रहा है, तो क्या मुश्किल है ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ग्रुप टीचिंग्स आर फार मोर इजियर एंड like approachable for everyone. So I will suggest you all to go for group dynamic teachings. Right? यहाँ तक clear है? Let's move on to the next slide. We are almost going to end up within few minutes, inshallah. Learners' involvement in activities. How can teacher increase learners' involvement and participation? Here are some tips that are mentioned. Arrange the seating of learner in a way that enables pupil to pupil interaction. आप बच्चों को उधर उधर मुंह करके बिठा दें तो वो क्या एक दूसरे से सीखेंगे? कुछ नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरह पीयर लर्निंग के लिए बिठाएं कि आपस में दो बच्चे दो बच्चियां आपस में बात करके एक दूसरे से सीख लें। मैंने शुरू में बता दिया था कि क्लासरूम कैसा होना चाहिए, जिसमें बच्चा बात करने को, कम्युनिकेट करने को, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने को आसान समझे, वो ये ना समझे कि मैं किसी कैद में बैठा हुआ हूं। ठीक है, गिव इफेक्टिव एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस व्हेनेवर यू वांट दैट आपके स्टूडेंट्स जो है अच्छी तरह एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो आप क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें। ठीक है, बच्चों को जो भी एक्टिविटी करवा रही हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस वाली एग्जाम्पल्स दें, करंट इवेंट्स के जरिए से आप एग्जाम्पल्स दें। ठीक है, उनको जो है ना वो हवा में तीर ना चलाएं। ठीक है, और ना ही कोई उनसे मावराई बातें करें, वो करें जो उन्होंने देखा हो, जो आप भी उन्हें दिखा सकते हो। आप कोई विजुअल दिखा सकते हो, ठीक है, आप किसी कहानी के जरिए दिखा सकते हो, आप किसी किताब के जरिए दिखा सकते हो, तो आप दिखा दें, उन्हें करा दें। ठीक है, पेस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बेस्ट इफ इट इज फास्ट। अंडरस्टैंड? तो आपका जो पेस ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उस वक्त बहुत अच्छा है अगर आप थोड़ा सा फास्ट है। पेस ऑफ इंस्ट्रक्शन मींस कि आप एक इंस्ट्रक्शन दें, फिर कुछ देर के बाद आप दूसरा इंस्ट्रक्शन दें, फिर कुछ देर के बाद आप तीसरा, मतलब एक बात छोड़ के एक इंस्ट्रक्शन दे के अब आप बैठ ना जाए कि हाँ जब बच्चे कर लेंगे तो फिर दूसरी दूंगी। नहीं, आपको आज काम कराने हैं, 3 इंस्ट्रक्शन देनी है, आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि आपने 5 मिनट इसको देने हैं, 10 मिनट उसको देने हैं और 15 मिनट उस एक्टिविटी को देने हैं। तो यू शुड बी प्लान एंड यू शुड बी वेरी मच अटेंटिव कि बच्चों ने जितना टाइम आपने दिया है उनको उतने टाइम में वो अपना काम, अपनी प्रेजेंटेशन या वॉट एवर टास्क दैट हैज बीन गिवन टू देम, दे शुड कंप्लीट इट। Right? Engage students in group work and role playing as misbehaviors happens because students find acting out more interesting than a boring lesson. So please, as I said before, don't make your lesson boring. आपने आज उठाया रीडर और आप सफा नंबर 1 से शुरू हुई और सफा नंबर 15 पे पहुंच गई। बच्चों को कुछ नहीं समझ आया, बच्चों ने कोई इंजॉय नहीं किया, क्योंकि आपने क्या किया, सिर्फ किताब खोली, पढ़ा पढ़ा पढ़ा। ठीक है, as I told you that one day lesson plan should have number of components, जिसके बाद वन आफ्टर अनदर बच्चे एंगेज रहे, ऑन टास्क रहे, फोकस्ड रहे, ऑर्गेनाइज्ड रहे और एकेडमिकली पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो मेक योर लेसन प्लान एन इफेक्टिव लेसन प्लान। Number 8 is teacher-student rapport. Some teachers tend to create a strong bond with their students on the expense of class control, while others do exactly the opposite. Teachers need to be patient, understanding, helpful. However, they should be strict enough, firm, and set rules and regulations that have consequences. तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आपका जो रैपिड है बच्चों के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। व्हेन यू आर टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स, डू नॉट ह्यूमिलिएट देम। अपनी आंखों से उनको ये शो कराइए कि बड़े परेशान हैं आप उनकी बात सुनने के लिए, आपका बड़ा दिल चाह रहा है कि वो बच्चा बोले और आप सुने। ठीक है, आप झुक जाएं बच्चे की तरफ,
ठीक है, जितना आप झुक के बात करेंगे उतना ही वो आपसे फ्रेंडली होकर बात करेगा। बच्चे को ह्यूमिलिएट ना करें। अब वो अगर अचानक से आपको, आपके पास एक बच्चा रोता हुआ आया, उसकी नोजी आ रही है, तो अब आप क्या करेंगे? आप उल्टी जैसा मुंह बनाएंगे? क्या करेंगे आप? ठीक है, आपको ये बच्चा ह्यूमिलिएट फील करता है, तो उसको उस वक्त इस बात पे ना डांटे कि उसकी नोजी गंदी हो रही है, या उसके बाल गंदे हैं, या उसके जूतों पे जो है वो मिट्टी के निशान है, या उसकी पैंट अनटाइडी है। उसको इस पे नहीं डांटे, क्योंकि ये उसके मसाइल नहीं है, ये उसकी अम्मी अब्बू के मसाइल है। ठीक है, आप, यू डोंट हैव टू ह्यूमिलिएट दैट चाइल्ड। what you have to do is you have to listen. The teacher has to listen. So if you want to win the communication, it is very important to listen very clearly and effectively. आप सुन लें। अगर आपको कोई भी कम्युनिकेशन विन करनी है, तो आपको सबसे पहले जो है सामने वाले को बहुत अच्छी तरह के तरीके से सुनना होगा। आप जब सुन लेंगे तो उसी में से उसके प्रॉब्लम्स को, उसका सॉल्यूशंस निकालें और उसको बताएं। वो चाहे बच्चा हो, वो कोई या कोई एडल्ट हो, या कोई इंडिविजुअल हो, व्हाटसोएवर। सो रैपट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट। एंड अब उसके लिए पेन्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू टेक द पेन। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बच्चा है, वो सुबह आया, उसका जो है ना कंघा नहीं हुआ हुआ था, उसके बाल प्रॉपर नहीं बने हुए थे, तो आप क्या करेंगी? आप क्या करेंगी? फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करें। आप क्लासरूम में एक आपने रखा हुआ हो कंघा, एक छोटा सा ब्रश रखा हुआ हो, बच्चा आए उसको बता दे, गो उस्मान, गो एंड ब्रश योर हेयर, यू आर नॉट लुकिंग स्मार्ट, आई वॉन्ट यू टू लुक स्मार्ट। इस तरह करके बच्चे के साथ मोटिवेटिंग सेंटेंसेस बोले, and then you will see the miracles. Let's move to the next slide. There are some more tips to create a good rapport and building a rapport with your student. Call your students by name. ये तो बिल्कुल ही छोड़ दें, वो जो तुम पीछे बैठे हो, वो जो तुम्हारे पास नीली वाली डिबिया है, वो जो तुम्हारे पास लाल वाले रंग की पेंसिल है, ये इसको अवॉइड कीजिए। ऑलवेज ट्राई टू कॉल द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स टू whom you have to communicate. Right? Repeat and paraphrase student's answer. This shows that you were attentively listening. बच्चे को फील हो कि आप सुन रही थी। जब वो पूरी बात बोल गया और आप सोते रह गए, हैं क्या बोल रहे थे, मैंने तो नहीं सुना। So avoid these things. If you have to create a good rapport with your students, what you have to do is you have to listen them carefully, और फिर जो कुछ उन्होंने कहा है जरा सा उनसे पूछने के लिए दोबारा से रिफ्रेश करके अच्छे से अंदाज में पूछ लें। ठीक है, use eye contact, non-verbal cues such as nodding your head and giving your facial expressions to indicate that you are interested to listen. This is very very important. आप बहुत मसरूफ हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कोई बच्चा अगर कुछ कह रहा है ना, तो बस हाँ, एटलीस्ट अपनी बॉडी लैंग्वेज से आप उसको सर हिला के या आई कांटेक्ट से थोड़ी सी भवें ऊंची करके और इस तरह के एक्सप्रेशंस उसको दे दे कि आपने सुन लिया है। फिर जब आप फारिग हो जाएं तो दोबारा जाके एक्सक्यूज करके उससे पूछ लें। ठीक है, तो ये जो हमारा एक रवैया है ना कि हम ये सोचते हैं कि हम क्यों पूछे, हम तो बड़े हैं, तो हम बड़े नहीं है और वो छोटा नहीं है, वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, बस हम थोड़ा जल्दी पैदा हो गए थे, वो बाद में पैदा हुए। ठीक है, तो हमारी एज में तो डिफरेंस है, लेकिन हम है ह्यूमन बीइंग्स ही। तो अगर जो बच्चे की फीलिंग्स है वो हमारी फीलिंग्स भी हैं। जिस बात पे हमें गुस्सा आता है उस पे बच्चे को भी गुस्सा आता है, जिस बात पे हम इंसल्ट फील करते हैं उस बात पे बच्चा भी इंसल्ट फील करता है। तो कीप दिस इन योर माइंड व्हेन यू आर बिल्डिंग अ गुड रैपिड विद योर स्टूडेंट। डोंट टेक द चाइल्ड एज अ चाइल्ड, ही इज एन इंडिविजुअल। ठीक है, और जो भी इंडिविजुअल हो वो किसी भी एज ग्रुप में हो, उसको उतना ही अच्छा और उतना ही बुरा लगता है जितना किसी भी एज ग्रुप को लग सकता है। रिवॉर्ड स्टूडेंट्स विद वर्बल प्लेस। ठीक है, बच्चों को रिवॉर्ड देना है, जरूर दे, उनके कंधे थपथपा दें, उनके सर पे हाथ रख दें। ठीक है, और आप उनसे बोले,
आप उनसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें उनके सामने, दैट आई एम वेरी हैप्पी विद वॉट एवर यू हैव डन टुडे। आपने आज जो स्पीच की उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ आपसे, और आपने आज जो क्लीन कपड़े पहने, आप तो बिल्कुल एक प्रिंस लग रहे हैं, क्या क्या क्या, क्या मसला हो जाएगा जरा सा बोल देंगे तो। ठीक है, तो बच्चों से इसी तरह का कम्युनिकेशन रखें, एंड कीप प्रेजिंग देम, बिकॉज बच्चों के अंदर जो जान पड़ती है ना प्रेजिंग से पड़ती है। अब वो सिर्फ बच्चे ही नहीं है, आप एक अगर एक इंडिविजुअल हैं और आप जो है वो एक एम्प्लॉय है, तो आप जो वो एम्प्लॉय जिसे उसके काम पे कंसीडरेशन मिलती है, वो हमेशा नया काम करने की कोशिश करता है। ठीक है, और वो एम्प्लॉय जिसे हम बार बार इंसल्ट कर दें, या हम उसका दिल दुखा दें, या उसके 2000 सफों के काम के अंदर से एक लाइन के अंदर लिखी हुई स्पेलिंग के अंदर एरर निकाल के उसको जलील कर दें, तो ये एक निहायत ही ह्यूमिलिएशन वाली बात है। तो वी ऑल शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। Similarly, as we respect the elder ones, we have to respect the younger ones as well. क्लासरूम सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी क्लासरूम जो है वो किस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट है, आपने क्या कलर चूज किया हुआ है, कलर कॉम्बिनेशंस क्या क्या है, और एक्टिविटीज के लिए क्या जगह मौजूद है या नहीं है क्लासरूम में। अगर कोई स्टोरी टेलिंग करनी है तो उस स्टोरी टेलिंग के लिए क्लासरूम में किस तरह की जगह है, या है ही नहीं कोई जगह। मतलब अगर आपने सिर्फ इस तरह का ऑर्गेनाइज किया हुआ है आपने फर्नीचर को, कि जिसमें बच्चे सीधे सीधे रोज में बैठे हुए हैं और बिल्कुल कभी चेंज होना नामुमकिन है क्लास में, तो प्लीज इसको कोशिश करें कि ऐसी क्लासरूम्स ना हो। सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा वेरिएशन वाला होना चाहिए, किसी दिन सर्कल में बैठ जाएं, किसी दिन यू शेप में बैठ जाएं, किसी दिन रोज में बैठ बैठ जाएं, ताकि ये जो एक मोनोटनी की फिजा चलती है ना बैठने के सिलसिले में, और उसको जरा सा हम अवॉइड करें। क्योंकि आप जब यू शेप या सर्कल शेप में टीचिंग करते हैं, तो आप 1-to-1 बेसिस पे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, देन कम्स क्लासरूम डेकोरेशन। Decorating classroom walls with posters and magazines is so beneficial. ठीक है, आप अपनी क्लासरूम की वॉल्स हो सके तो उस पे सॉफ्ट बोर्ड्स मेंटेन करके उस पे पोस्टर्स लगा लें। ठीक है, तो यू हैव टू डेकोरेट द क्लास विद डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल दैट इज अवेलेबल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, या आप जो भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, क्लासरूम जो है वो हमेशा नेचर फ्रेंडली होना चाहिए। इट शुड बी लाइटेंड अप, इट शुड हैव गुड वेंटिलेशन, इट शुड नॉट बी सफोकेटेड। जहाँ पे धूप आती हो, रोशनी आती हो, हवा आती हो, इस तरह का क्लासरूम होना चाहिए। एंड आपको ऐसा क्लासरूम ऑर्गेनाइज करना चाहिए टू मैनेज योर क्लासरूम। क्योंकि अगर बच्चा सफोकेटेड फील करेगा तो उसके लिए आप खुद सोच सकते हैं, हम भी एज एन इंडिविजुअल, एज एन एडल्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस एज वेल। ठीक है, कि उसको हम कैसे मैनेज करें। जी, लास्ट क्या है हमारा पॉइंट, दैट इज क्रिएटिंग अ पॉजिटिव क्लास एंड एटमॉस्फेयर। मेंटेन अ सेफ एंड सिक्योर क्लास atmosphere, use game and attractive activities, relate activities to pupils' interest and needs. ये एक्टिविटी मुझे पसंद है, मैं टीचर हूँ, मुझे बड़ी आसान लगती है, जल्दी से हो जाती है, ज्यादा चेकिंग नहीं करनी पड़ती। इससे बाहर निकल आए, बच्चों के इंटरेस्ट और उनकी नीड्स को सामने रखें, चाहे अब आप कोई गेम खेलें या आप कोई एक्टिविटी करवाएं। राइट, show learners your care, your interest, your support and love. It is very very essential कि आपको बच्चों को दिखाना होगा आप कितनी केयरिंग है उनके लिए। आपको बच्चों को दिखाना होगा कि आज आप क्लास में कितने इंटरेस्ट के साथ आए हैं, आप उन्हें कितना सपोर्ट करते हैं, आप उनसे कितनी रगबत रखते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। ठीक है, मिनिमाइज फियर एंड स्ट्रेस। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, when I was talking about creating a positive classroom atmosphere, आप क्लासरूम को बिल्कुल सिंपल रखें,
बच्चों को जब बात करनी हो एक दूसरे से तो वो बात कर सके, आपसे बात कर सके, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, अपने आइडियाज को शेयर कर सके। अचानक उनके जहन में कोई आइडिया आ जाता है तो वो इमीडिएटली आपसे उसको एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, ऐसा ओपन एनवायरनमेंट रखें, लेकिन कैसा हो, वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो। ठीक है, तो दैट यू हैव टू डू। सेट हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑल योर स्टूडेंट्स, मींस कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आप एक इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस लगा दें बच्चों से कि उनको, उनके लिए हर हर अच्छा परफॉर्म करना उनके लिए लाजमी करार पाए। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो नहीं कर पाते, लेकिन ज्यादातर बच्चे कर पाते हैं। तो आपको ना छोड़ नहीं देना है, आपको 100% पे रहना है ताकि बच्चे 80-90 तक पहुंच सके। ठीक है, अगर आप खुद ही 50-60 पर आएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? देन यू हैव टू सेट रूल्स फॉर दैट। इट इज द टास्क। आप क्लासरूम मैनेज करते हुए कुछ मसाइल हमारे सामने आते हैं। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे क्लासरूम लेआउट है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो उस इदारे के कंट्रोल में होता है। ठीक है, लर्नर्स नेचुरल एबिलिटीज, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उसे किसी तरह से बकअप तो कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चा है वो स्लो लर्नर है, वो नेचुरली फिजिकली वीक है, तो आप उसे एकदम एनर्जेटिक और एकदम से उसको हेल्दी नहीं बना सकते। इट विल टेक अ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम द स्टूडेंट विल इम्प्रूव। ठीक है, लेसन का कंटेंट जो है वो कंट्रोल फैक्टर है, आप उसे जितना अच्छा चाहे बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, एनर्जेटिक बना सकते हैं। मोटिवेशन आपके कंट्रोल में है। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपके हो या किसी और के हो, वो आपके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो पास्ट है। ठीक है, क्लासरूम का साइज, क्लासरूम का फर्नीचर, वो एज अ टीचर आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होता है। उनको वो कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी क्लास में कौन सा फर्नीचर और किस साइज का फर्नीचर रखना है। Involving learners in activities, this is a controlled factor, right? Fairness, controlled factor. Outside noise, uncontrolled. Mutual respect, control factor. Classroom rules, control factor. Group dynamics, control factor. Time of lesson, control factor. Understand? Here are some of the examples of disruptive behaviors we can see. कुछ बच्चे बहुत ही फनी होते हैं और वो हर वक्त फनी एक्टिविटीज करना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, कोई ना कोई चुटकुला छोड़ देते हैं। वजह क्या होती है उसकी? क्योंकि वो अटेंशन सीकर होते हैं। अब उनके लिए क्या करना है कि आप उनको प्राइवेटली वार्निंग दे दें, आप उनके साथ कुछ मीटिंग्स रख लें, उनसे डिस्कस कर लें, कोई ऑल्टरनेट डिस्कस कर लें उनसे कि वो जो है किस तरह क्लास की अटेंशन किसी और तरीके से अटेंड कर सकें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिफ्यूजल्स करते हैं, मींस रिफ्यूजिंग टू अटेम्प्ट अ रिटन असाइनमेंट, दे डोंट वांट टू राइट बिकॉज दे डू नॉट एंजॉय राइटिंग। तो उसके लिए सजेस्टेड रेमेडी क्या है? ऑफर हेल्प टू द स्टूडेंट, शो अ केयरिंग एटीट्यूड, look for possible reasons for misbehavior, he might be having troubles or some kind of disabilities, offer encouragement for efforts made, right? तो ये इसके लिए सजेस्टेड रेमेडी है। दोज स्टूडेंट्स हु आर वेरी मच हाइपर एक्टिव, moving all the time in the classroom and they just want to concentrate, like they don't want to concentrate on anything, or they don't have to pay attention to their lesson, तो उनके लिए स्ट्रेटेजी क्या है, सजेस्टेड रेमेडी क्या है कि शो केयर एंड पैशन। उनको थोड़ा सा शो करें कि यू आर वेरी केयरफुल विद देम, फॉर देम, एंड प्रेज acceptable behaviors and ignore unacceptable ones. Assign responsibility that use his hyperactivity. ठीक है, ऐसा तो रेयरली होता है कि कोई ADHD स्टूडेंट जो है वो क्लास में हो,
होता है, ये नहीं कह रही कि कैसे स्टूडेंट्स नहीं होते, लेकिन उन स्टूडेंट्स का जो स्कूल टाइम है ना, वो स्कूल वालों को सोचना चाहिए कि उसको थोड़ा सा कम करें, क्योंकि वो जितना ज्यादा थकते हैं तो उतना ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। दिस इज अ प्रोजेक्ट दैट यू हैव टू do and submit. Mention a problem that might face you in the classroom and suggest possible class management strategies that can be used to solve these problems. On this slide, you can do your homework, the project work. And dear participants, thank you so much for listening me so carefully. I really enjoyed sharing my experiences with you. और मैं चाहूंगी कि आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज शेयर करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करें, अपना रिफ्लेक्शन शेयर करें। आई वुड लव टू रिस्पॉन्स यू, आई वुड लव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. So I've tried my level best to explain each and everything in a very simple way, और मैं उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है वो आपसे एग्जाम्पल्स शेयर कर सकूं। मैंने पूरी कोशिश की है। आप लोगों को भी जो कुछ समझ में आया है उसके लिए आप जरूर रिफ्लेक्शन लिखिए अपना, और अगर कोई चीज नहीं समझ आई है उसके लिए आप क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू. थैंक यू सो मच from my side. I and wish you best of luck for your future. Jazakallah a lot.